राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है अच्छे होंगे। मैं भी बहुत बढ़िया हूँ दोस्तों। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल में स्टार्ट विद आदित्य में। दोस्तों ये आज हमारा यूजीसी नेट पेपर 1 का आपका पेपर जो मैं करा रहा हूँ वो कि 20 जून 2019 सिर्फ सेकंड का है दोस्तों। मैं आपको सारे करा दूंगा, 2019 के भी, 22-23 के भी। आप बिल्कुल निश्चिंत होकर बैठिए, 6 तक आपके सारे हो जाएंगे। तो दोस्तों अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों चैनल को जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर लें, ताकि मेरा भी मनोबल बढ़ सके और मैं आपके लिए और ऐसे ही वीडियो लाता रहूं। तो दोस्तों जो पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन उच्च संज्ञानात्मक अधिगम परिणाम का उदाहरण है। तथ्यों एवं उनके अनुक्रमों का अधिगम, नियमों तथा क्रिया अनुक्रमों का अधिगम, अवधारणा एवं अमूर्तों का अधिगम, अभिज्ञता एवं मूल्यों का अधिगम। तो दोस्तों अवधारणा एवं अमूर्तों का अधिगम आपका सही उत्तर है। व्याख्या हम यहाँ देख लेते हैं कि ये सही क्यों है। अवधारणाओं एवं अमूर्तों का अधिगम उच्च संज्ञानात्मक अधिगम परिणाम का उदाहरण है। यही संज्ञानात्मक क्षमता बालक के अधिगम विकास क्रम में उसके द्वारा बाहर जगत, वातावरण तथा उसमें विद्यमान उद्दीपकों के प्रति अनुक्रिया करने में तथा समायोजन स्थापित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। निम्नलिखित में से कौन प्रभावी अधिगम में योगदान देने वाला मुख्य व्यवहार है। किसी विद्यार्थी द्वारा कही गई बात का सार तैयार करना, किसी उत्तर का सविस्तार प्रतिपादन हेतु विद्यार्थियों को प्रोत्साहित करना, प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष प्रश्न पूछने की तकनीक का उपयोग करना, सोपानिक प्रस्तुति द्वारा तार्किक क्रम में अवधारणाओं की व्याख्या करना। तो दोस्तों डी जो है वो आपका सही उत्तर है। सोपानिक प्रस्तुति द्वारा तार्किक क्रम में अवधारणाओं की व्याख्या करना। सोपानिक प्रस्तुति द्वारा तार्किक क्रम में अवधारणाओं की व्याख्या करना प्रभावी अधिगम में योगदान देने वाला मुख्य व्यवहार है। वस्तुतः शिक्षण तभी प्रभावी माना जाता है जब छात्र, शिक्षक तथा पाठ्यक्रम तीनों में अंतक्रिया होती है। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, ऑनलाइन कक्षा के माध्यम से प्रत्यक्ष भागीदारी एवं अंतक्रिया को प्रोत्साहित करने वाले अनुदेशन कहलाते हैं। समकालीन अनुदेशन, असमकालीन अनुदेशन, पारंपरिक अनुदेशन और सैद्धांतिक अनुदेशन। दोस्तों जो सही उत्तर है वो ए है आपका समकालिक अनुदेशन। समकालिक अनुदेशन ऑनलाइन कक्षा के माध्यम से प्रत्यक्ष भागीदारी एवं अंतक्रिया को प्रोत्साहित करने वाले अनुदेशन हैं। अनुदेशन प्रणाली में एक समय में अर्थात अधिगमकर्ता और अधिगमदाता अलग अलग स्थानों से एक ही समय में एक दूसरे से परस्पर जुड़कर अधिगमकर्ता से सवालों को तत्काल पूछ पाते हैं, जिससे समस्या का समाधान हो जाता है। मूल्यांकन योजना के अवयव क्या है। उद्देश्य, संसाधन, विश्लेषण और प्राधिकार। तो नीचे दिए गए विकल्पों से सही उत्तर चुनिए दोस्तों। फर्स्ट और थर्ड, केवल सेकंड, और तो दोस्तों सेकंड, थर्ड और फोर्थ, और केवल 1, 2, 3। तो दोस्तों उद्देश्य, संसाधन और विश्लेषण हैं। तो मूल्यांकन योजना के अवयव उद्देश्य, संसाधन तथा विश्लेषण हैं। तो 1, 2, 3 आपका सही उत्तर हो गया। मूल्यांकन एक सतत प्रक्रिया है जो शिक्षा की संपूर्ण प्रणाली का एक आवश्यक अंग है तथा शिक्षा के उद्देश्य के साथ पूर्णतः संबंधित भी है। वंचित दशाओं में छात्रों के विकसित के संबंध में प्रमाण एकत्रित करना मूल्यांकन का साधन है। इसके मूलतः 8 तत्व हैं। उद्देश्य, संसाधन, विश्लेषण। यहाँ पे 3 ही दिए गए थे दोस्तों, अगर और कोई दिए जाएं तो आप उनको भी करते हैं। साक्ष्य, डेटा एकत्रीकरण, विवरण देना, मुद्दे एवं दर्शक इत्यादि। किस प्रकार के मूल्यांकन में अधिगमकर्ता की कमियां एवं कठिनाइयों की पहचान करने पर बल दिया जाता है। संकलनात्मक मूल्यांकन, अनुवर्ती मूल्यांकन, नैदानिक मूल्यांकन और मानक संदर्भित मूल्यांकन। तो सी जो है दोस्तों वो आपका सही उत्तर है, नैदानिक मूल्यांकन। नैदानिक मूल्यांकन में अधिगमकर्ता की कमी एवं कठिनाई की पहचान पर बल दिया जाता है। वस्तुतः निष्पत्ति परीक्षणों द्वारा बालकों की शैक्षिक योग्यताओं का परीक्षण, मापन किया जाता है। सरल शब्दों में छात्रों ने किसी विषय से संबंधित पाठ्य वस्तु को कितना सीख लिया है, इसका मापन या मूल्यांकन किया जाता है। दोस्तों आपको अगर एक बार में समझ में आप वीडियो को रिपीट करके देख सकते हो बड़े आराम से, ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। स्थितिक पत्रक हैं, शैक्षिक आलेखों का संग्रह, समीक्षा आलेख प्रदान करना, विस्तारित शोध का सारांश प्रदान करना, मुद्दों पर बल देना एवं स्थिति का चित्रण करना। तो डी जो है दोस्तों वो आपका सही उत्तर है, मुद्दों पर बल देना एवं स्थिति का चित्रण करना। तो डी आपका दोस्तों एकदम सही उत्तर है। विभिन्न मुद्दों पर बल देने वाला साथ ही साथ स्थिति चित्रण करने वाले पत्रक स्थितिक पत्रक कहलाता है। यह वर्तमान तथ्यों, डेटा और अनुसंधान साहित्य का एक
महत्वपूर्ण विशेषण है। स्थितिक पत्रक मुख्य स्थिति कथन है। व्यष्टि अध्ययन केस स्टडी है। आनुवांशिक तथा सूक्ष्म जैविक में किए गए अध्ययन, विषयी सब्जेक्ट इकाई तथा इससे संबंधित स्थितियों का गहन परीक्षण, विद्यमान सामाजिक राजनीतिक स्थिति पर रिपोर्ट, स्वास्थ्य एवं स्वच्छता के क्षेत्र में विशिष्ट शोध। तो बी जो है दोस्तों वो आपका सही उत्तर है, विषयी सब्जेक्ट इकाई तथा इससे संबंधित स्थितियों का गहन परीक्षण। व्यष्टि अध्ययन केस स्टडीज से तात्पर्य किसी भी वास्तु स्थिति की भली भांति परीक्षण करना व उसे गहनता से जानना है। इसकी बुनियादी आधार विद्यार्थी की जिज्ञासु प्रवृत्ति को माना जाता है। चलिए दोस्तों, परिकल्पना है एक निश्चित एवं स्थापित निष्कर्ष, शोध पत्र का एक भाग, आंकड़ों का मूल्यांकन करने की रणनीति, व्याख्या प्रदान करने वाले का अंतिम कथन। तो दोस्तों ये है व्याख्या प्रदान करने वाले एक अंतिम कथन। परिकल्पना हाइपोथेसिस, आपने सुना होगा दोस्तों इसके बारे में। अनुसंधान एक प्रमुख एवं महत्वपूर्ण सोपान है जिसके बिना अनुसंधान उद्देश्यहीन तथा बिंदुहीन होता है। चलिए दोस्तों, आंकड़ों का तृतीयक स्रोत क्या है? फिल्में, होर्डिंग तथा पोस्टर, सरकार का राजपत्र, समाचार पत्र एवं पत्रिकाएं, प्राथमिक एवं द्वितीयक दोनों स्रोतों से प्राप्त जानकारी, नीति पत्रकों से संग्रहित आंकड़े। तो दोस्तों जो सी है आपका वो सही उत्तर, प्राथमिक एवं द्वितीयक दोनों स्रोतों से प्राप्त जानकारी, सी आपका सही उत्तर है। जब आंकड़ों के संबंध में प्राथमिक और द्वितीयक स्रोतों से जानकारी प्राप्त की जाती है तो उसे आंकड़ों का तृतीयक स्रोत कहते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित सूची में गुणात्मक शोध की विशेषताओं का पहचानिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर दीजिए। प्रयोजन मूलक कथनों एवं शोध प्रश्नों का निर्माण करना, व्यापक तरीके से प्रयोजन मूलक एवं शोध प्रश्नों को बताना, व्यक्तियों के एक लघु समूह से शब्दों के आधार पर आंकड़े एकत्र करना, अंकीय आंकड़ों का संग्रह तथा सांख्यिकी विश्लेषण, पाठ विश्लेषण का उपयोग करना तथा परिणामों से व्यापक अर्थ की व्याख्या करना। तो दोस्तों यहाँ जो सही उत्तर है वो है आपका ए, सेकंड, थर्ड और फिफ्थ। तो यहाँ पे हम देख लेंगे। चलिए व्याख्या में हम देख लेते हैं। गुणात्मक शोध क्वालिटेटिव रिसर्च कई अलग शैक्षिक विषयों में विनियोजित एवं पारंपरिक रूप से सामाजिक विज्ञान परंतु साथ ही बाजार अनुसंधान और अन्य संदर्भों में भी संबंधित जांच की विधि है। गुणात्मक विधि शोध में न केवल क्या, कहाँ व कब की छानबीन की जाती है बल्कि क्यों और कैसे का उत्तर भी खोजा जाता है। दोस्तों 11 से 15 आपको गद्यांश आपका क्या है जो कि बीच में और बाद में आता था, इसमें दोस्तों पहले, तो आप इस चीज़ के लिए प्रिपेयर रहें, कहीं भी वो आ सकता है। तो आपका गद्यांश आ गया है। 1970 के दशक में मीडिया को जिस बात से कठिनाई थी वह कदाचित स्वतंत्रता में परिवर्तन थी जिसके संकेत मिल रहे थे। सदियों से पत्रकार जिस आधार पर कार्य कर रहे थे वह था नकारात्मक स्वतंत्रता अथवा बाहरी नियंत्रण में से स्वतंत्रता, परंतु अचानक जिस ओर महत्व दिया जाने वाला वही थी सकारात्मक स्वतंत्रता जो कतिपय पूर्व निर्धारित लक्ष्यों के अनुसरण हेतु स्वतंत्रता थी। तो दोस्तों पहले पत्रकारों के कार्य करने का क्या आधार होता था? सीमित विकल्प की स्वतंत्रता, सामाजिक उत्तरदायित्व, बाहर दबाव से मुक्त और सरकारी नियंत्रण। तो सी जो है दोस्तों वो आपका सही उत्तर है, बाहर दबाव से मुक्त। पहले पत्रकारों को कार्य करने का आधार बाहर दबाव से मुक्त होकर निष्पक्ष एवं स्वतंत्र रूप से अपना कार्य करना था, परंतु आज का परिदृश्य बिल्कुल अलग नजर आता है। दोस्तों आपको पता होगा आजकल तो पत्रकारों का क्या हाल है, आप जो चाहो वो रिपोर्ट न्यूज़ आ सकती है, तो वही ये बता रहा है। पहले क्या होता था, उन पर कोई प्रेशर नहीं होता, बाहर का आदमी कोई कुछ नहीं करता, ना कोई सरकार का, वो अब जो चाहते थे, जो सही बात होती थी वही लिखते थे। आजकल ऐसा नहीं है। सकारात्मक स्वतंत्रता का अर्थ है आधारित चिंतन, कतिपय निर्धारित लक्ष्यों के अनुसार सशर्त स्वतंत्रता और चिन्हित किए गए साधन प्रदान करना। तो दोस्तों बी जो है वो आपका सही उत्तर है, कतिपय निर्धारित लक्ष्यों का अनुसार। ये सब गद्यांश में दिया हुआ है, नीचे वो लाइन हाईलाइट है, व्याख्या में है जो मैं पढ़ रहा हूँ। सकारात्मक स्वतंत्रता का अर्थ कतिपय निर्धारित लक्ष्यों का अनुसरण है। यह वह स्वतंत्रता है जिसमें व्यक्ति किसी सकारात्मक कार्य के लिए बंधनों से परे जाकर सामाजिक उत्तरदायित्व का कार्य करता है। लोग मीडिया के सामाजिक उत्तरदायित्व के पहलू को मानते हैं। नकारात्मक स्वतंत्रता, बहुलवाद, मीडिया का लोकतंत्रीकरण और अधिकारवादिता। तो दोस्तों डी जो है वो आपका सही उत्तर है, अधिकारवादिता।
वादिता आपका एकदम सही उत्तर है। प्रश्नगत गद्यांश के अनुसार कुछ लोग मीडिया के सामाजिक उत्तरदायित्व के पहलू को अधिकारवादिता मानते हैं। जहां मीडिया का कार्य सही सूचनाएं प्रसारित करना है, वहीं मीडिया का सामाजिक दायित्व यह भी है कि वह निष्पक्ष होकर सही तथ्यों की सच्चाई को सामने लाए। सामाजिक उत्तरदायित्व के साथ ही लोकतंत्र व्यवस्था की स्थापना करना भी मीडिया का उत्तरदायित्व है। जॉन मैरेल के अनुसार मीडिया में सुधार लाना समुचित है, अच्छी मंशा है, अपरिहार्य है और स्वहितान्वेषी है। तो डी जो है दोस्तों वो आपका सही उत्तर है, स्वहितान्वेषी है। जॉन मैरेल के कथनानुसार मीडिया में सुधार लाना स्वहितान्वेषी, सेल्फ सर्विंग है। सुधार लाना अपरिहार्य, पत्रकारों की स्वायत्तता को न्यून बनाते हैं। जॉन मैरेल का यह कथन व्यवहारिक नजर आता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, इस गद्यांश में किसका समीक्षात्मक विश्लेषण किया गया है? तो यहाँ पे दोस्तों मैं आपको बताऊं, मीडिया के सामाजिक उत्तरदायित्व के सिद्धांतों का किया गया है। प्रस्तुत गद्यांश में मीडिया के सामाजिक उत्तरदायित्व के सिद्धांत का समीक्षात्मक विश्लेषण किया गया है, जहाँ उनके स्वनियमन, स्वतंत्र, निष्पक्ष एवं स्पष्टता आदि पक्षों का विशेष रूप से इंगित किया गया। दोस्तों यहाँ से आपके अभिकथन और तर्क आने लगे। दोस्तों अगर आप यही वीडियो देख रहे हैं तो आप मेरी क्या करें, प्लेलिस्ट को जाकर चेक करें। वहाँ पे आपको बहुत सारी वीडियो मिल जाएंगी जो कि मैं PYQ डेली करा रहा हूँ, जिससे आप लाभ उठा सकेंगे। दोस्तों सिर्फ एक वीडियो से आपका पेपर नहीं होने वाला, जब आप सारी वीडियो देखेंगे तब आपका पेपर होगा। तो मीडिया से होने वाले मनोरंजन से समाज के सांस्कृतिक स्तर में वृद्धि नहीं। तर्क है, मीडिया से होने वाले अधिकांश मनोरंजन पलायनवाद को बढ़ावा देते हैं, ना कि अंतर्वस्तु की गुणवत्ता को। नीचे दिए गए विकल्प से सही उत्तर चुनें। ए और आर दोनों सही है। आर ए की सही व्याख्या है, ए और आर दोनों सही है, लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं है। ए सही है लेकिन आर गलत है, ए गलत है लेकिन आर सही है। ए अभिकथन सही है क्योंकि मीडिया से होने वाले मनोरंजन से समाज में सांस्कृतिक स्तर में वृद्धि नहीं होती। तर्क आर भी सही है तथा अभिकथन ए की व्याख्या। चलिए, रंगों के माध्यम से संप्रेषण का परिणाम हो सकता है सौंदर्यपरक संकेत, सांस्कृतिक संकेत, अर्थ विषयक संकेत, द्वाधिकारी संकेत। नीचे दिए गए विकल्प से सही उत्तर चुनिए। तो ए और डी, बी और सी बी और डी, ए और बी। तो ए और बी सौंदर्यपरक संकेत और सांस्कृतिक संकेत। रंगों के माध्यम से संप्रेषण का परिणाम सौंदर्यपरक संकेत तथा सांस्कृतिक संकेत के रूप में हो सकता है। ठीक है दोस्तों, चलिए, संप्रेषण प्रक्रिया में संकेत किससे अर्थ प्राप्त करते हैं? विभिन्न निष्ठता अवयवों की व्यक्त निष्ठता से, विसंकेतक डिकोडर की वास्तुनिष्ठता से, अंतर संबंधों के नेटवर्क से, चैनल की निष्पक्षता से। तो दोस्तों सी जो है वो आपका सही उत्तर है, अंतर संबंधों के नेटवर्क से। अंतर संबंधों के नेटवर्क से। संप्रेषण प्रक्रिया में संकेत अंतर संबंधों के नेटवर्क से अर्थ प्राप्त करते हैं। संप्रेषण प्रक्रिया में संप्रेषक के साथ साथ संप्रेषक क्षण के माध्यम से प्रापक या लक्षित समूह की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। यदि इसमें परिवर्तन होता है तो संप्रेषण की प्रक्रिया में भी परिवर्तन हो जाता है। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न है, संप्रेषण की भाषा में यह भी शामिल है यादृच्छिक जगत, सामाजिक जगत, ईश्वरीय जगत और अपवित्र जगत। तो बी जो है दोस्तों वो आपका सही उत्तर है, सामाजिक जगत। चलिए दोस्तों, संप्रेषण की भाषा में सामाजिक जगत, द सोशल वर्ल्ड भी शामिल होता है, जिसकी संप्रेषण की भाषा में महत्वपूर्ण भूमिका होती है। यह व्यक्ति का प्रमुख साधन है। कक्षा के अंतर्गत गुणांक संप्रेषण है। प्रत्यक्ष क्रांतिक, अंतर्निहित स्पष्ट। सी है अंतर्निहित। कक्षा के अंतर्गत गुणार्थक या गुणांक संप्रेषण कैनोटेटिव कम्युनिकेशन अंतर्निहित है। कक्षा में संप्रेषण कार्य सतही अर्थ के स्तर पर होता है, जिससे छात्रों द्वारा सफलतापूर्वक अधिगम किया जा सके। चलिए दोस्तों, आपकी ABCD वाली, मैंने आपको दोस्तों बताया था ABCD की सीरीज आ गई। जब भी आपको रफ पेपर मिले सबसे पहले ABCD लिख लें, उस पर नंबरिंग कर लें ताकि आपका समय बच सके। ये पहले कर लें। नीचे दिए गए विकल्प से लुप्त पद का चयन कीजिए। QPO, NML, KJI। तो HGF, CAB, JKL, GHI। तो ए जो है वो दोस्तों आपका सही उत्तर है, HGF। आज देखिए QPO N, जब ABCD लिखेंगे आपको यहाँ समझ में आएगा, यहाँ नहीं दिया, मैं आपको बता देता हूँ। हम देख सकते हैं कि सभी विकल्पों में कोई भी अंग्रेजी अक्षर अपने पूर्व के अक्षर से माइनस कम है, तो इस प्रकार विकल्प ए सही होगा। देखिए
ABCDEFGHILMNOPQ, है ना। तो QPO माइनस कम लिखते जाइए, NML, है ना। तो ये GHABCDFGH होता है, तो HGF हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए संख्या 1 और संख्या 81 के बीच सभी प्राकृतिक संख्याओं का योग है। तो जितनी संख्या आती है उनका मल्टीप्लाई कितना है, D1640। यहाँ पे संख्या 1 और 81 के बीच सभी प्राकृतिक संख्याओं का योग है। S इक्वल टू 40/2, 2 × 2 + 40 - 1 इक्वल × 2। तो ये आपका आ गया 20, 4 + 39 × 2, यहाँ आपका आ गया 1640। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। किसी थैली में 5 पैसे, 10 पैसे और 25 पैसे के सिक्के हैं। तो इनका रेशियो दे दिया है 3:2:1 के अनुपात में। यदि कुल मिलाकर इसमें 60 रुपये हैं तो उसमें 5 पैसे के कितने सिक्के होंगे। ठीक है, रेशियो दिया है तो आपको पहले निकालना पड़ेगा। तो जब 3 दिया है तो रेशियो ऑब्वियस सी बात है, उन्होंने बताया कितने सिक्के हों, 60 रुपये। तो कितने हो गए, 300 कर दो आप। सिक्कों का अनुपात 3:2:1 है, तो सिक्कों के मूल्य का अनुपात 3/20, 2/10 और 1/4 हो गया। ठीक है दोस्तों, तो 3:4:5 आ गया आपका यहाँ पे। तो प्रश्न 7, 3 + 5 + 5 यूनिट इक्वल टू 60, 12 यूनिट 60 रुपये। ये फॉर्मूला होता है दोस्तों, मैंने पिछले PYQ की वीडियो में भी निकाला था। 1 यूनिट इक्वल टू 5 रुपये, 3 यूनिट इक्वल टू 15 रुपये। अतः 5 पैसे के सिक्कों का मूल्य 15 रुपये हो गया। तो 5 पैसे के सिक्कों की संख्या 15 × 20, 300 हो गई। कुल 10,000 रुपये तक की बिक्री में मनोज को कमीशन 10% तथा इससे अधिक की कुल बिक्री में उसका कमीशन 5% है। ठीक है दोस्तों, जब 10,000 रुपये का सामान बेच लेगा तो उसे 10% कमीशन मिलेगा, उससे ज़्यादा बेचेगा तो 5% कमीशन मिलेगा। को 75,000 रुपये प्रदान करता है, बिक्री की कुल धनराशि क्या होगा। वह अपनी कंपनी को 75,000 रुपये प्रदान करता है, तो बिक्री की कुल धनराशि क्या होगी। तो दोस्तों आइए निकालते हैं। मनोज का कमीशन 10,000 तक है ना, और 10,000 से ऊपर कितना होगा, 5%। तो कमीशन के बाद देता है 75,000 रुपये। तो बिक्री की कुल धनराशि हो गई आपकी 10,000 का 10% 1,000, 80,000 का 10% 4,000, कंपनी से प्राप्त रुपये 80,000 - 1,000 + 4,000, ये आपके हो गए दोस्तों 80,000 - 5,000, तो 75,000 रुपये आपका कंपनी से प्राप्त दिए। और इस तरह हम देखते हैं कि कंपनी की बिक्री की कुल धनराशि हो गई 80,000 रुपये। किसी धनराशि पर 4% वार्षिक की दर से 3 वर्ष का साधारण ब्याज रुपये 2,000 की धनराशि है। यह 10% वार्षिक की दर से 2 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज का आधा है। साधारण ब्याज में लगाए गए मूलधन की राशि क्या है, रुपये 8,750, 1,750, 2,500, 3,500। तो बी जो है दोस्तों वो आपका सही उत्तर है, 1,750 रुपये। चलिए दोस्तों यहाँ पे सॉल्व भी किया है। देखिए, माना चक्रवृद्धि ब्याज पर लगाई गई राशि x, साधारण ब्याज पर लगाई गई राशि 2,000 - x हो गई, सीधी सी बात है। अब प्रश्न जो कह रहा है वो देख लीजिए। प्रश्न जो कह रहा है हमने वैसे उसको रख दिया, बस 2,000 - x × 4 × 3 अपन 2 × 100। जब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास ये इक्वेशन आ जाएगी, और पूरा सॉल्व करके आपको जो आंसर आया दोस्तों वो आ गया 250। साधारण ब्याज पर लगाई गई राशि आपकी 2,000 - 250, 750 रुपये हो गई। यदि तर्क वाक्य कुछ दूध दही होता है तो सही माना जाए तो निम्नलिखित आधार वाक्यों में से कौन सा गलत है। कोई दूध दही नहीं होता, ये आप पेन और पेपर पर करिए, सर्कल बना के करिए। सभी दूध दही होते हैं, कुछ दूध दही होता है और कुछ दूध दही नहीं होता। तो दोस्तों आपका जो इसमें सही उत्तर है वो है ए, कोई दूध दही नहीं होता है। चलिए अगला प्रश्न है दोस्तों, नीचे 2 आधार वाक्य दिए गए। आधार वाक्य, सभी बिल्लियां कुत्ते हैं, सभी कुत्ते गाय हैं। ये आप पेन और पेपर से दोस्तों सर्कल बना के करिए, मैं इस पर लिख नहीं सकता, नहीं आपको करके बताता, बहुत आसान हो जाते हैं। और निष्कर्ष है, सभी बिल्लियां गाय हैं, कुछ गाय बिल्ली हैं, सभी कुत्ते बिल्ली हैं, कोई गाय कुत्ता नहीं है। तो आपका जो सही उत्तर है वो है दोस्तों सभी बिल्लियां गाय हैं और कुछ गाय बिल्ली हैं। चलिए दोस्तों, ज्ञान तक पहुंचने की किस विधि में संयुक्त रूप से विशिष्ट से सामान्य की ओर और सामान्य से विशिष्ट की ओर बढ़ने पर बल दिया जाता है। आगमनात्मक विधि, निगमनात्मक विधि, वैज्ञानिक विधि और सादृश्यात्मक विधि।
तो दोस्तों सी जो है आपका वो है वैज्ञानिक विधि में ज्ञान प्राप्ति की प्रक्रिया में संयुक्त रूप से विशिष्ट से सामान्य तक, सामान्य से विशिष्ट की ओर बढ़ने पर बल दिया जाता है। इस विधि का परिणाम इस अर्थ में सार्वत्रिक है कि कोई भी उन प्रयोगों को पुनः दोहरा कर प्राप्त आंकड़ों की जांच कर सकता है। सत्य को असत्य व भ्रम से अलग करने के लिए अब तक आविष्कृत तरीकों में वैज्ञानिक विधि सर्वश्रेष्ठ है। वैज्ञानिक विधि के चरण अग्रलिखित हैं। किसी घटना का निरीक्षण, संभावित परिकल्पना, परिकल्पना का आधारित भविष्यवाणी, भविष्यवाणियों के प्रयोग की स्वीकृति या अस्वीकृति, उपयुक्त चरणों सहित चरण 4 का तब तक दोहराव जब तक पूर्ण सहमति ना बन जाए। चलिए दोस्तों, निम्नलिखित तर्क वाक्य में तर्क की प्रकारता की पहचान कीजिए। बिना किसी उड़ान योजना वाला पायलट रंगलेप के बगैर कलाकार की तरह होता है। सादृश्य मूलक, निगमनात्मक, आगमनात्मक और परिकल्पनात्मक। तो ये जो दोस्तों है वो आपका सही उत्तर है, सादृश्य मूलक। बिना किसी उड़ान योजना वाला पायलट रंगलेप के बगैर कलाकार की तरह होता है। इस तर्क वाक्य में सादृश्य मूलक प्रकारता परिलक्षित होती है, क्योंकि सादृश्य मूलक युक्तियां अनिवार्यतः सत्य नहीं होती हैं। ऐसी युक्तियां संभाव्य होती हैं तथा संभाव्य की मात्रा अलग होती है। तर्क वाक्य कुछ पेड़ हरे हैं, निम्नलिखित में से किन तर्क वाक्यों के समतुल्य है? अनेक पेड़ हरे हैं, कुछ हरी वस्तुएं पेड़ हैं, कुछ हरी वस्तुएं गैर पेड़ नहीं, पेड़ प्राय हरे होते हैं। नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर का चयन कीजिए। 1, 2, 3, 4। तो दोस्तों जो सही उत्तर हैं वो चारों यही हैं। अनेक पेड़ हरे हैं, कुछ हरी वस्तुएं पेड़ हैं, कुछ हरी वस्तुएं गैर पेड़ नहीं, पेड़ प्राय हरे होते हैं। पेड़ और सारे पेड़ हरे में आते हैं दोस्तों, तो आपका हरे सारे पेड़ होते हैं, तो आपका ये सही उत्तर हो गया। चलिए, निम्नलिखित 2 तालिका कथन 1 कथन में विचार करें, जिसमें अप्रैल 2018 से सितंबर 2018 तक के 6 महीनों के दौरान एक दुकानदार द्वारा बेचे गए लैपटॉप की संख्या का प्रतिशतवार वितरण दर्शाया गया। दोस्तों यहाँ से आपकी तालिका आ गई। 5 प्रश्न आपको ये करने होंगे दोस्तों, और तालिका के बाद आप देखना आपके कंप्यूटर के प्रश्न होंगे या एनवायरनमेंट के प्रश्न होंगे। तो यहाँ पूरा HP और ब्रांड डेल के बेचे गए लैपटॉप की संख्या अनुपात को भी दर्शाया गया है। चलिए, लैपटॉप की महीनावार बिक्री, महीना का नाम अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर। यहाँ है आपका लैपटॉप का परसेंटेज 17, 22, 25, 8, 12, 16। महीनों का नाम दिया हुआ है दोस्तों और अनुपात दिया हुआ है। H माने HP और D माने डेल। अप्रैल के दौरान ब्रांड डी के बेचे गए लैपटॉप की संख्या और उसी ब्रांड के सितंबर माह में बेचे गए लैपटॉप की संख्या का अनुपात है 119 रेशियो 145, 116 रेशियो 135 और 119। तो दोस्तों आपका है 119 रेशियो 135। क्या पूछेगा? अप्रैल के दौरान ब्रांड डी के बेचे गए लैपटॉप की संख्या और उसकी ब्रांड के सितंबर माह में बेचे गए लैपटॉप की संख्या, है ना। डेल के अप्रैल और सितंबर में बेचे गए की संख्या जो बात कर रहा है वो अप्रैल और सितंबर में बेचे गए की संख्या की बात कर रहा है दोस्तों। यहाँ पे ये मिस प्रिंट है, इसको ऊपर कर लीजिएगा। तो अप्रैल सितंबर में जो बेचे गए हैं ब्रांड डी के, उसका रेशियो पूछ रहा है। तो हमने जब रेशियो निकाला तो 119 रेशियो 135 आया। अप्रैल के दौरान ब्रांड डी के बेचे लैपटॉप की संख्या 45,000, ठीक है, इंटू 17 क्या है? यहाँ देखिए 17 क्या है? 17 ये आपका लैपटॉप का परसेंट दिया हुआ है अप्रैल में, और यहाँ क्या है सितंबर में कितना दिया हुआ है? सितंबर में दिया हुआ है अनुपात आपका 7, ठीक है दोस्तों। तो हमने उसको जब निकाला तो ये आपका निकल के आया 7 और ये 15, तो ये 3570 निकल आया। 45,000 दोस्तों यहाँ पर टोटल दिया हुआ है क्वेश्चन में, ये हम कहीं से नहीं लिख लेते हैं। हाँ, आप क्वेश्चन को एक बार दोबारा पढ़िए, उसमें जो दिया हुआ होता है वो हम लिखते हैं। तो इसका जो रेशियो है वो 119 रेशियो 35 है। यदि अगस्त के दौरान ब्रांड एच के लैपटॉप 35% के रियायत डिस्काउंट पर बेचे गए, तो उस महीने दौरान ब्रांड एच के कितने लैपटॉप बिना रियायत के बेचे गए? तो दोस्तों अगस्त माह के दौरान ब्रांड एच के बेचे गए लैपटॉप की संख्या ये 45,000 टोटल है। तो 12/100 इंटू 7/15 इक्वल टू 2520। रियायत पर बेचे गए लैपटॉप की संख्या 35%, तो बिना रियायत पर बेचे गए लैपटॉप 65%, ये आपका हो गया। और 65% आप जब निकाल देंगे 2520 का, तो वो आ जाएगा 1638, ठीक है दोस्तों। चलिए,
हमारे पास यहाँ 100% आ गया हमारा 2520, उसमें से 35% पर डिस्काउंट दे दिया तो 65% को आप निकाल लीजिए तो वो आपका आ गया 1638। चलिए दोस्तों, यदि दुकानदार को जुलाई के दौरान ब्रांड डी के प्रत्येक लैपटॉप की बिक्री पर 434 का लाभ हुआ तो उसी महीने के दौरान उस ब्रांड के लैपटॉप पर उसका कुल लाभ कितना रहा। तो दोस्तों, जुलाई के दौरान ब्रांड के लैपटॉपों की संख्या, ये तो टोटल हमें दिया है 8/100 × 5/12, ये हमने टेबल में से ले लिया, इक्वल टू 15 से सॉल्व होके आ गया। एक लैपटॉप की बिक्री पर लाभ 434 तो 1500 लैपटॉप की बिक्री पर आया, 434 × 1500 इक्वल टू 65,000, 6,51,000, माफ़ करिएगा 6,51,000। डी आपका सही उत्तर हो गया दोस्तों। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। सितंबर के दौरान ब्रांड एच के बेचे गए लैपटॉप की संख्या के करीब कितना प्रतिशत उस ब्रांड के लैपटॉप अप्रैल में बेचे गए? 110, 140, 130, 150। तो सी जो है दोस्तों वो आपका सही उत्तर है 130। देखिए यहाँ 45,000 बार बार आ रहा है, आपका 16/100 और 17/16 ये सब बदलता है। तो ये सब हम क्या करते हैं, टेबल में से ले लेते हैं। जब इसको सॉल्व करते हैं तो हमारे पास जो उत्तर आता है वो आता है 3150। अब टेबल में से हम कहाँ से लेंगे? सितंबर के दौरान HP ब्रांड की पूछ रहा है तो हम उसी की संख्या उठाएंगे सितंबर महीने की, है ना। अप्रैल के दौरान पूछ रहा है तो हमने 17/100, 8/15, ये संख्या चेंज हो गई, ये टोटल तो उतना ही रहेगा, तो ये हो गया 4080। अब वो प्रतिशत मांग रहा है तो हम इसकी परसेंटेज निकाल लेंगे तो 129.52, 130% हो गई। मई और जून दोनों महीनों को मिलाकर ब्रांड डी के कुल कितने लैपटॉप बेचे गए? तो हम मई और जून में खोलेंगे और ब्रांड डी के दोनों महीनों का ऐड कर देंगे तो आपके आ जाएंगे। तो आपके ये आ गए पहले 5500 इधर, और जून महीने में ब्रांड डी के बेचे गए लैपटॉप की संख्या आपकी हो गई 4500। तो अभी उत्तर हो गया 5500 + 4500, 10,000 लैपटॉप बेचे गए। ठीक है दोस्तों। ईमेल में BCC का प्रयोग, दोस्तों ये क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहा है, ये मैं पहले ही करा चुका हूँ। ये आपकी PYQ के लगभग 10 से 15 क्वेश्चन में हर एक PYQ में रिपीट हो रहे हैं। मैंने आपसे बोला था मॉन्ट्रियल पेरिस समझौता और क्योटो प्रोटोकॉल, ये सब आप जरूर पढ़ लें। जब किसी ग्रुप ईमेल का प्रयोग किया जाता है तो प्रेषिती BCC के माध्यम से उस मेल के अन्य प्रेषितियों की पहचान कर सकते हैं। जब आप किसी को मेल भेजते हैं तो BCC में क्या लिखते हैं ये वो पूछेगा, यही वो पूछ रहा है। ईमेल के एक से अधिक प्रेषिती होने की स्थिति में प्रशेषक BCC का प्रयोग करके यह संसूचित कर सकता है कि ईमेल किसके लिए है। किसी मैसेज का प्रेषक BCC के प्रयोग से BCC फील्ड में प्रविष्ट प्रेषिती की पहचान अन्य प्रेषितियों से छिपा हो सकता है। प्रेषिती BCC का प्रयोग करके किसी मैसेज को अन्य प्रेषितियों में दे सकता है। तो दोस्तों सी आपका सही उत्तर है। चलिए, ईमेल में BCC का प्रयोग किसी मैसेज के प्रेषक द्वारा BCC फील्ड में प्रविष्ट प्रेषिती की पहचान अन्य प्रेषितियों से छिपाने के लिए किया जा सकता है। चलिए दोस्तों, कंप्यूटर के क्वेश्चन मैंने आपको बोला था 35 के बाद शुरू हो जाएंगे। कंप्यूटर के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा फिशिंग को सर्वाधिक अच्छे रूप में व्याख्यात करता है? दोस्तों ये प्रश्न भी मैं आपका पहले करा चुका हूं, कंप्यूटर के प्रश्न बार बार वही आ रहे हैं। किसी सिस्टम पर संस्थापित एक दुर्भावना युक्त प्रोग्राम जो पहचान जाने से बचने के लिए गुप्त पड़ा रहता है। किसी नेटवर्क से किसी कनेक्शन पर सामान्य प्रमाणीकरण प्रक्रियाओं को बाईपास करने की विधि। अनेक प्रेषितियों को भेजे गए समरूप संदेशों मैसेजों का एक प्रकार का अर्थपृथक थोक ईमेल एक विश्वसनीय व्यक्ति के रूप में छद्मवेश बनाकर दुर्भाव से संवेदनशील जानकारी हासिल करने का प्रयास। तो डी आपका सही उत्तर है। आप किसी भेष छुपा के किसी के कंप्यूटर लैपटॉप से आप जानकारी हासिल कर सकते हैं। इससे भेष छुपाने से मतलब ये नहीं है आप अपने चेहरे पे, मतलब आप ये लोग कोई आपको लिंक मैसेज भेजते हैं, आप क्लिक करोगे, आपने देखा हो आजकल ये बहुत स्कैम चल रहे हैं। कंप्यूटर के संबंध में फिशिंग से तात्पर्य है विश्वसनीय व्यक्ति के रूप में छद्मवेश बनाकर दुर्भाव से संवेदनशील जानकारी हासिल करने का प्रयास करना। यह इंटरनेट चोरी का एक सामान्य रूप है। चलिए दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा प्रोप्राइटरी सिस्टम सॉफ्टवेयर का उदाहरण है? लाइनक्स, माइक्रोसॉफ्ट इंटरनेट। दोस्तों ये भी मैं आपको पहले करा चुका हूँ, आपके सारे PYQ की क्लास में ये आ चुका है। माइक्रोसॉफ्ट इंटरनेट एक्सप्लोरर, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, माइक्रोसॉफ्ट विंडोज। तो डी आपका सही उत्तर है दोस्तों, माइक्रोसॉफ्ट विंडोज। माइक्रोसॉफ्ट विंडोज प्रोप्राइटरी सिस्टम सॉफ्टवेयर का उदाहरण है। इसे क्लोज्ड सोर्स सॉफ्टवेयर के नाम से भी जाना जाता है। इसका उपयोग सीमित होता है, यह सामान्यतः बहुत सुरक्षित रखा जाता है।
चलिए दोस्तों, जतिन के लैपटॉप में एक LCD स्क्रीन है। LCD निम्नलिखित में से किसका संक्षिप्तकार है? लाइट क्रिस्टल डिस्प्ले, लिक्विड कॉम्पैक्ट डिस्प्ले, लाइट कॉम्पैक्ट डिस्प्ले, लाइट कॉम्पैक्ट डिस्प्ले, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। तो डी जो है दोस्तों आपका सही उत्तर है लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। LCD लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले का, ये आपको पता होगा दोस्तों, आप LCD टीवी वगैरह आपके यहाँ होगी। किसी भवन के अंदर लगाया जाने वाला कंप्यूटर नेटवर्क है वैन, मैन, लैन और सैन। तो लैन है दोस्तों किसी भवन के अंदर लगाया जाने वाला कंप्यूटर नेटवर्क। लैन अर्थात लोकल एरिया नेटवर्क कहलाता है। यह एक ऐसा नेटवर्क जिसका प्रयोग 2 या 2 से अधिक कंप्यूटर को जोड़ने के लिए किया जाता है। यह स्थानीय स्तर पर कार्य करता है, जैसे घर, कार्यालय, भवन आदि। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी आपदा नाभिकीय आपदा की श्रेणी में आती है? फुकुशिमा आपदा, चेरनोबिल आपदा, 3 माइल आइलैंड घटना, द लव कैनाल डिजास्टर। तो दोस्तों जो सही उत्तर है वो है आपका ए, 3 माइल आइलैंड घटना, चेरनोबिल आपदा और फुकुशिमा आपदा। चलिए दोस्तों, ऐसी आपदा जिनका प्राथमिक कारण नाभिकीय पदार्थों से संबंधित हो तथा जिससे व्यापक जनधन की हानि हो, नाभिकीय आपदा की श्रेणी में आती है। जहां वर्तमान समय में विद्युत उत्पादन में नाभिकीय पदार्थों का उपयोग बढ़ गया है, वहीं इससे सुरक्षा संबंधी चिंताएं भी बढ़ी हैं। इसी के परिणाम स्वरूप नाभिकीय आपदाएं कभी कभी देखने को मिल जाती हैं। कथन, इंटरनेशनल सोलर अलायंस के अधिकांश सदस्य देश कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच अवस्थित हैं। जापान इंटरनेशनल सोलर अलायंस का एक सदस्य देश है। तो दोस्तों ये जो सही उत्तर है वो है आपका सी, ए और दो दोनों गलत हैं। उपयुक्त में कौन से कथन सही हैं? तो दोस्तों फर्स्ट और सेकंड दोनों सही हैं दोस्तों, माफ करिएगा, फर्स्ट और सेकंड दोनों सही हैं। आइए देखते हैं कैसे सही हैं। कथन एक सही है क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन ISA सौर ऊर्जा से संपन्न देशों का संधि आधारित अंतर सरकारी संगठन इंटरनेशनल इंटर गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है। यह मुख्य कर्क तथा मकर रेखा के बीच अवस्थित है। इसका समूह है। इसका मुख्यालय गुरुग्राम हरियाणा में। इसकी शुरुआत भारत और फ्रांस ने 30 नवंबर 2015 को पेरिस जलवायु सम्मेलन के दौरान की थी। संयुक्त राष्ट्र द्वारा अपनाए गए सहस्राब्दी विकास लक्ष्यों MDG के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अति निर्धनता और भुखमरी का उन्मूलन, मातृ स्वास्थ्य में सुधार, उत्तरदायित्वपूर्ण उपभोग और उत्पादन, बाल मृत्यु दर को कम करना। तो दोस्तों जो सही उत्तर है वो सी आपका फर्स्ट, सेकंड और फोर्थ। उत्तरदायित्वपूर्ण उपयोग और उत्पादन को छोड़ दीजिए। चलिए, सहस्राब्दी विकास MDG संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा 2000 में स्वीकार किया था, जिसकी गणना वर्ष 1990 के। दोस्तों ये आपके वही प्रश्न है, क्योटो प्रोटोकॉल इन सब से ही रिलेटेड हैं। भुखमरी तथा गरीबी को समाप्त करना, सार्वजनिक प्राथमिक शिक्षा, लिंग समानता, महिला सशक्तिकरण, शिशु मृत्यु दर घटना, मातृ स्वास्थ्य को बढ़ावा देना, HIV एड्स मलेरिया और बीमारी से छुटकारा, पर्यावरण सतर्कता और वैश्विक विकास के लिए संबंध स्थापित करना। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न है आपका, किसी शहर के मध्य भाग में रात का तापमान अलग बगल के ग्रामीण क्षेत्रों के समकालिक तापमान से आमतौर पर अधिक होता है। तर्क है, शहरी क्षेत्रों में होने वाली विकिरण हानियां ग्रामीण क्षेत्रों में होने वाली हानियों से कम होती हैं। नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर का चयन कीजिए। ए और आर दोनों सही हैं तथा आर ए की सही व्याख्या है। ए और आर दोनों सही हैं परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं है। ए और आर दोनों सही हैं परंतु आर गलत है। ए गलत है परंतु आर सही है। तो ए जो है दोस्तों वो आपका सही उत्तर है। ए और आर दोनों सही हैं तथा आर ए की सही व्याख्या है। अभिकथन ए सही है क्योंकि शहरी क्षेत्रों की संरचना गर्म हवाओं के प्रभाव को तेज कर देती है। कृत्रिम निर्माण इमारतें, सड़कें एवं पुल आदि के साजों सामान वास्तव में शहरों को और तंग बना रहे हैं। परिमाण स्वरूप शहरों के हरित क्षेत्र गायब हो रहे हैं और वातावरण में नमी की कमी होती जा रही है। इसके कारण सूरज से निकलने वाली अधिकतर ऊर्जा धरती द्वारा इमारतों, सड़कों अवशोषित कर ली जाती है। दोस्तों आपका प्रश्न आ गया, पेरिस समझौते का उद्देश्य इस शताब्दी में तापमान वृद्धि को पूर्व औद्योगिकीकरण स्तर से कितना डिग्री सेल्सियस ऊपर सीमित करना है। दोस्तों बी है आपका 2 डिग्री सेल्सियस। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न को पढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी संस्था समाज विज्ञान की भी शाखाओं की शोध गतिविधियों का समन्वय करती है, उनको बढ़ावा देती है और उनका वित्त पोषण करती है? ICPR नई दिल्ली, IIS शिमला, ICSSR नई दिल्ली और NUEPA नई दिल्ली। तो सी है दोस्तों ICSSR नई दिल्ली।
ICSSR नई दिल्ली भारतीय सामाजिक विज्ञान अनुसंधान परिषद की स्थापना वर्ष 1969 में भारत सरकार द्वारा सामाजिक विज्ञान के क्षेत्र में शोध को बढ़ावा देने उद्देश्य से की गई थी। इग्नू द्वारा भारत की शैक्षणिक जागरूकताओं को पूरा करने हेतु शुरू की ज्ञानवाणी है दोस्तों, वो है आपकी शैक्षणिक FM रेडियो नेटवर्क। शैक्षणिक FM रेडियो नेटवर्क ज्ञानवाणी इग्नू द्वारा भारत की शैक्षणिक जरूरतों को पूरा करने हेतु शुरू किया गया एक शैक्षणिक FM रेडियो नेटवर्क है। ज्ञानवाणी चैनल विभिन्न शैक्षणिक संस्थानों, गैर सरकारी संगठनों, सरकारी एवं अर्ध सरकारी संगठनों, संयुक्त राष्ट्र एजेंसियों तथा विभिन्न मंत्रालयों के दिन प्रतिदिन के कार्यक्रमों के साथ साथ एक मीडिया सहायक के रूप में कार्य करता है। प्रत्येक ज्ञानवाणी स्टेशन लगभग 60 किलोमीटर की सीमा में शैक्षणिक पाठ्यक्रमों को प्रसारित करता है। भारत में परीक्षा प्रणाली की समस्याओं पर विशेष बल निम्नलिखित रिपोर्टों में से किस रिपोर्ट का भाग है? कलकत्ता विश्वविद्यालय आयोग की रिपोर्ट, विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग की रिपोर्ट 1964-66, हार्टोग कमेटी रिपोर्ट, यूजीसी की विश्वविद्यालय शिक्षा का अंतर संबंधी रिपोर्ट 1965। तो डी जो है दोस्तों वो आपका सही उत्तर है, यूजीसी की विश्वविद्यालय शिक्षा का स्तर संबंधी रिपोर्ट 1965। भारत में परीक्षा प्रणाली की समस्याओं पर विशेष बल, यूजीसी की विश्वविद्यालय शिक्षा का स्तर संबंधी रिपोर्ट 1965 का भाग है। इसके माध्यम से शिक्षा प्रणाली परीक्षा में व्यापक बदलावों का सुझाव दिया गया तथा व्यावसायिक शिक्षा में जुड़ाव, प्रोफेशनल पाठ्यक्रम में बदलाव एवं समाज हितैषी जांच आदि को साधा गया। दोस्तों निम्नलिखित में से कौन सा विश्वविद्यालय 1857 के दौरान स्थापित होने वाले प्रथम 3 विश्वविद्यालयों में से नहीं है? तो दोस्तों वो है आपका सी दिल्ली। कलकत्ता, बम्बई, मद्रास सबसे पहले हुए थे, प्रथम 3 में थे और दिल्ली आपका नहीं है। दिल्ली विश्वविद्यालय भारत सरकार द्वारा वित्त पोषित एक केंद्रीय विश्वविद्यालय जिसकी स्थापना वर्ष 1922 में हुई थी, जबकि वुड्स घोषणा पत्र, दोस्तों वुड्स घोषणा पत्र मैं आपको पढ़ा चुका हूँ जो कि 1857 का है। मेरी GS की क्लास में ये पूरी व्याख्या में चल रहा है, तो आप उसको जाके जरूर दोस्तों प्लेलिस्ट को चेक करें और सारी प्लेलिस्ट को जाके एक बार चेक करें। 1854 ईस्वी के माध्यम से भारतीय शिक्षा पर एक व्यापक योजना प्रस्तुत की गई। इस घोषणा पत्र में लंदन विश्वविद्यालय तर्ज पर कलकत्ता, बम्बई तथा मद्रास विश्वविद्यालय स्थापना की बात की गई। निम्नलिखित में से किस प्राचीन भारतीय विश्वविद्यालय में मुख्यतः विद्वानों के लेखन के माध्यम से तिब्बत की संस्कृति और सभ्यता का निर्माण हुआ था? नालंदा, विक्रमशिला, जगदला और मिथिला। तो दोस्तों विक्रमशिला आपका सही उत्तर है। दोस्तों आपको बता दूं ये प्रश्न आपके बार बार रिपीट हो रहे हैं। विक्रमशिला विश्वविद्यालय बौद्ध धर्म का प्रमुख शिक्षा केंद्र है। मुख्यतः इसी विश्वविद्यालय विद्वानों के लेखन के माध्यम से तिब्बत की संस्कृति तथा सभ्यता का निर्माण हुआ है। इस विश्वविद्यालय की स्थापना धर्मपाल द्वारा कराई गई थी। विश्वविद्यालय में विद्या अध्ययन के लिए विद्या अध्ययन के लिए आने वाले तिब्बती विद्वानों के लिए अलग से अतिथिशाला थी। इन्हीं विद्यालयों में प्रसिद्ध दीपांकर श्री ज्ञान थे जो उपाध्याय आतिश के नाम से विख्यात थे। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे आपको वीडियो कंप्लीट हुई और जो वीडियो यहाँ पे आपकी ये वाला सेट मैंने कंप्लीट करा दिया। उम्मीद है दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लगेगी। मिलते हैं अगले वीडियो में। राधे राधे, धन्यवाद।